हेलो दोस्तों, मैं संदीप कुमार, शिक्षा शास्त्र विषय विशेषज्ञ, सरस्वती ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करते हैं। जैसा कि बीए सेकेंड ईयर शिक्षा शास्त्र का प्रथम प्रश्न पत्र शिक्षा मनोविज्ञान एवं सांख्यिकी के बारे में बताया जा रहा है। इसके पिछले वीडियो में आप शिक्षा का अर्थ परिभाषा, मनोविज्ञान का अर्थ परिभाषा, प्रकृति, विकास क्रम एवं संप्रदाय के बारे में पढ़ चुके हैं। आज का जो हमारा वीडियो है, इस वीडियो में आपको शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध और साथ ही साथ शिक्षा मनोविज्ञान का कार्यक्षेत्र का बारे में आपको बताया जाएगा या अध्ययन क्षेत्र के बारे में आपको बताया जाएगा। ठीक है, तो हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। आज का जो हमारा पहला टॉपिक है वो है शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध। ठीक है, तो आपको पता होगा कि जब किसी भी दो व्यक्ति का रिलेशनशिप या वस्तु का रिलेशनशिप बनता है तो उसमें एक दूसरे का प्रभाव एक दूसरे पे पड़ता है, तभी जाके संबंध स्थापित होता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि शिक्षा का संबंध मनोविज्ञान पे पड़ा या शिक्षा का प्रभाव मनोविज्ञान पे पड़ा और मनोविज्ञान का प्रभाव शिक्षा पर पड़ा, जिसके माध्यम से शिक्षा और मनोविज्ञान में संबंध स्थापित हुए। तो इस आधार पर हम देखते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर किस प्रकार से प्रभाव पड़ा, जिससे मनोविज्ञान का प्रभाव मनोविज्ञान और शिक्षा में संबंध स्थापित हुआ। तो जो पहला है प्रभाव, शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा बनी। ठीक है, जो शिक्षा है वो मनोविज्ञान की एक शाखा बनी। इसके पिछले वीडियो में हमने आपको बताया था कि मनोविज्ञान की शाखाएं, मनोविज्ञान की शाखाओं में आपको बहुत से मनोविज्ञान के बारे में बताया गया था, जैसे सामान्य मनोविज्ञान, असामान्य मनोविज्ञान, किशोर मनोविज्ञान, प्रौढ़ मनोविज्ञान, बाल मनोविज्ञान। उसी रूप में आपको शिक्षा मनोविज्ञान भी बताया गया था। तो अतः हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर जब प्रभाव पड़ा तो शिक्षा मनोविज्ञान की एक शाखा के रूप में विकसित हुई। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक निश्चित विषय के रूप में उभरा और निश्चित विषय के रूप में सन 1920 ईस्वी में उभरा। इस तरह से हम देखते हैं कि शिक्षा और मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा, जिसके अंतर्गत बालक के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन किया जाता है। अतः हम कह सकते हैं कि बालक के मानवीय व्यवहार के शैक्षिक परिस्थितियों का अध्ययन करने वाला जो विषय है वह शिक्षा मनोविज्ञान है और मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा, जिसके आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति हुई। उसके बाद से हम अगला पॉइंट देखते हैं, मनोविज्ञान की अध्ययन वस्तु समृद्ध हुई। यानी कि मनोविज्ञान के जो भी अध्ययन की वस्तु हैं, जैसे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान के सिद्धांत हैं, मनोविज्ञान की विधियां हैं, ये जो भी विषय वस्तु हैं जिसका शिक्षा में प्रयोग किया जाता है, तो जब मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा और मनोविज्ञान और शिक्षा में रिलेशनशिप हुई तो मनोविज्ञान की जो भी अध्ययन की वस्तुएं थी वह पूर्णतः और भी समृद्ध हुई। उसी आधार पर हम देखते हैं कि शिक्षा संबंधी समस्याओं पर मनोवैज्ञानिक शोध कार्य भी किया गया। अतः हम कह सकते हैं कि जब मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा तो शिक्षा में जो भी अनेक प्रकार की समस्याएं हैं, जिन समस्याओं को दूर करने के लिए मनोविज्ञान का भी योगदान रहा है। मनोविज्ञान जैसे तथ्य अनेक प्रकार की शिक्षा संबंधी समस्याओं को दूर करने के लिए शोध कार्य किए, जिस आधार पे हम कह सकते हैं कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव पड़ा। इसी क्रम में आपको आगे देखना है कि शिक्षा का मनोविज्ञान पर प्रभाव। पहले आपने देखा कि मनोविज्ञान का शिक्षा पर प्रभाव, अब आपको देखना है कि शिक्षा पर मनोविज्ञान का कैसे प्रभाव पड़ा। ठीक है, इसमें आपको देखना है कि शिक्षा के उद्देश्य की प्राप्ति में मनोविज्ञान का प्रभाव। आपको पता है कि शिक्षा के मुख्यतः दो उद्देश्य बताए गए हैं, व्यक्तिगत और सामाजिक। व्यक्तिगत उद्देश्य में बालक के व्यक्तिगत विकास से होता है, जिसमें शारीरिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक। अतः हम कह सकते हैं कि एक बालक का जितने भी पक्ष होते हैं। और जो दूसरा उद्देश्य है वो सामाजिक उद्देश्य, वो भी व्यक्ति से रिलेटेड होते हैं और व्यक्ति एक सामाजिक प्राणी है, इसलिए व्यक्ति का सामाजिक उद्देश्य भी होता है जिसे प्राप्त करना आवश्यक है। और सामाजिक उद्देश्य यानी कि व्यक्ति का जो उद्देश्य है उसको प्राप्त करने के लिए मनोविज्ञान का होना आवश्यक है, क्योंकि इस संसार में जितने भी प्राणी हैं सभी क्या हैं, एक दूसरे से भिन्न है। सबकी रुचि क्षमता योग्यता अलग अलग है, इसलिए रुचि क्षमता योग्यता के आधार पर व्यक्तियों का क्या किया जाता है,
तुलना करके इनके अनुसार आगे बढ़ने की जो भी गतिविधियां, उन गतिविधियों के आधार पर क्या किया जाता है, इनको विकसित किया जाता है और इसमें मनोविज्ञान अपना पूर्णतः योगदान देता है। तो हम कह सकते हैं कि शिक्षा पर मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं कि पाठ्यक्रम निर्माण एवं चयन में मनोविज्ञान का प्रभाव। अब देखते हैं कि जैसे कि हमने अभी आपको बताया कि जो रुचि, क्षमता, योग्यता है, यह मनोविज्ञान का एक पक्ष है, एक अंग है। तो आपको पता होगा कि रुचि, क्षमता, योग्यता जो होती है वो सभी व्यक्तियों की अलग अलग होती है। इसलिए सभी व्यक्तियों के लिए, सभी बालकों के लिए एक प्रकार का पाठ्यक्रम होना आवश्यक नहीं है, क्योंकि सभी व्यक्ति भिन्न है, तो सबके लिए पाठ्यक्रम भी अलग होनी चाहिए। सबकी योग्यता अलग होगी, सबकी क्षमता अलग होगी और सबका रुचि अलग होगा, जिस आधार पे पाठ्यक्रम भी सबके लिए क्या होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। अतः पाठ्यक्रम के निर्माण में और पाठ्यक्रम के चयन में मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ा, जो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर होता है। अगला है शिक्षण विधियों के निर्माण एवं चयन में प्रभाव। शिक्षण विधियां क्या होती हैं? जिन विधियों के माध्यम से बालकों को शिक्षा प्रदान किया जाता है वो विधियां क्या कहलाती हैं? शिक्षण विधियां कहलाती हैं। और सभी व्यक्ति या सभी बालक एक ही शिक्षण विधि के माध्यम से शिक्षा नहीं प्राप्त कर सकते। सबके लिए जो भी शिक्षण विधियां होती हैं अलग अलग होती हैं और मनोविज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार के नवीन शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया। जैसे हम कह सकते हैं कि मॉन्टेसरी पद्धति, खेलकूद, करके सीखना, ह्यूमेरिटिक्स, किंडरगार्टन, इस प्रकार से अनेक प्रकार की नवीन शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया, जिसके आधार पर शिक्षा और भी अपना व्यापक रूप धारण किया। ठीक है, उसके बाद से अगला है आपका बाल केंद्रित शिक्षा के निर्माण में प्रभाव। अब बाल केंद्रित शिक्षा क्या होती है? यानी कि बालक को केंद्र मानकर जो भी शिक्षा प्रदान की जाती है वो शिक्षा क्या होती है? बाल केंद्रित शिक्षा होती है। अब बालक को केंद्र माना जाता है तो बालक के रुचि, क्षमता, योग्यता, इन सबको क्या किया जाता है? ध्यान में रखा जाता है। और रुचि, क्षमता, योग्यता की बात आती है तो जाहिर सी बात है कि ये मनोविज्ञान का तथ्य है। मनोविज्ञान के अंतर्गत बालक के व्यवहारों का अध्ययन किया जाता है और व्यवहारों के अंतर्गत रुचि, क्षमता, योग्यता निर्धारित है। और इस आधार पर बालक को किस प्रकार के पाठ्यक्रम में इंटरेस्ट है, किस प्रकार के पाठ्यक्रम का वह अध्ययन कर सकता है, किसमें उसकी रुचि है, इस तरह से उनके लिए पाठ्यक्रम का चुनाव करना है और बालक अपने द्वारा चुनी हुई पाठ्यक्रमों का अध्ययन कर सकता है। अतः हम कह सकते हैं कि बाल केंद्रित शिक्षा में भी मनोविज्ञान का प्रभाव है। अगला है कक्षा, विद्यालय वातावरण के निर्माण में। यानी कि कक्षा का जो विद्यालय का जो कक्षा वातावरण है इसमें भी मनोविज्ञान का योगदान होता है। जैसे क्या कि अगर जो हमारा जो कक्षा है या हमारा जो क्लासरूम है वह क्लासरूम अगर जो सुव्यवस्थित, सुसंगठित नहीं होगी, रोचक नहीं होगा, आकर्षक नहीं होगा, सुसज्जित नहीं होगा, तो बालक उस क्लासरूम में रुचि नहीं लेंगे। इसलिए मनोविज्ञान के आधार पर बालक को किस चीज में इंटरेस्ट है उस तथ्यों को क्या किया जाता है? क्लासरूम में सजाया जाता है, जिसके माध्यम से क्लासरूम आकर्षित लगता है, रुचिकर लगता है, जिसमें बालक उस कक्षा में बैठकर शिक्षा प्राप्त करने में रुचि लेते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि कक्षा का जो विद्यालय का जो कक्षा वातावरण होता है उसमें भी मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। अगला अनुशासन स्थापना में मनोविज्ञान का प्रभाव। अब आपको पता है कि जैसे प्राचीन समय में जो भी अनुशासनात्मक व्यवस्था थी, जैसे हम कह सकते हैं कि प्राचीन समय में जो अनुशासन व्यवस्था था पूर्णतः दमनात्मक या दंडनात्मक अनुशासन व्यवस्था था। अनुशासन के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए थे: मुक्तनात्मक, प्रभावनात्मक और दमनात्मक। साथ ही साथ मनोविज्ञान ने एक और भी अनुशासन का जन्म दिया जिसे हम मनोवैज्ञानिक अनुशासन के नाम से जानते हैं। इसमें क्या होता है कि बालक किन कारणों से अनुशासनहीनता करता है उन कारणों को क्या किया जाता है? पता लगाया जाता है, उन कारणों को दूर करने का प्रयास किया जाता है, जिसके माध्यम से बालक अनुशासनहीनता करना छोड़ देता है। अतः हम कह सकते हैं कि किसी भी कैंपस, संस्था या हम कहते हैं इंस्टीट्यूट में अनुशासन एक महत्वपूर्ण कड़ी है जिसको बनाए रखने के लिए मनोविज्ञान का योगदान होना आवश्यक है। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा में मनोविज्ञान का प्रभाव है। अगला है शैक्षिक समय सारणी के निर्माण में मनोविज्ञान का प्रभाव। अब शैक्षिक समय सारणी, जो भी आपका टाइम टेबल होता है वह टाइम टेबल मनोविज्ञान के आधार पर ही क्या किया जाता है? निर्धारित किया जाता है, सेट किया जाता है कि किस समय में बालक ऊर्जावान होता है, किस समय पे बालक पूर्णतः जटिल विषयों का अध्ययन कर सकता है और किस समय में बालक
ऊर्जाहीन हो जाता है, जिसमें आसान विषयों का अध्ययन कर सकता है। इस आधार पर मनोविज्ञान के द्वारा अनेक प्रकार की जो भी संस्थाएं होती हैं, उन संस्थाओं में विषयों का चयन किस समय पे पढ़ाना है, इस समय सारणी का निर्धारण मनोविज्ञान के आधार पे किया जाता है। अगला है परामर्श एवं निर्देशन देने में मनोविज्ञान का प्रभाव। अब जैसा कि आपको पता है कि संसार में जितने भी लोग हैं सभी एक दूसरे से भिन्न हैं, सबकी कुछ व्यक्तिगत समस्याएं हैं, जिन समस्याओं के माध्यम से वह अपनी सीखने की प्रक्रिया में या अधिगम की प्रक्रिया में उन्हें अनेक प्रकार की कठिनाइयां उत्पन्न होती हैं। जिन कठिनाइयों को दूर करने के लिए मनोविज्ञान के आधार पर निर्देशन एवं परामर्श दिया जाता है, जिसके द्वारा उन बालकों की समस्याओं को दूर किया जा सके और बालक उस समस्याओं से दूर होकर अपनी शिक्षण प्रक्रिया को सुचारू रूप से संचालित कर सके। अब इसी में आपका है अगला अधिगम में मनोविज्ञान का प्रभाव। यानी कि अधिगम क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है, संकुचित अर्थ में इसका अर्थ होता है सीखना, ठीक है। अंग्रेजी में इसे लर्निंग के नाम से जाना जाता है और व्यापक अर्थ में अधिगम का अर्थ होता है व्यवहार में परिवर्तन। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने में भी मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। अब सभी बालक एक सामान्य गति से नहीं सीख पाते हैं, सबकी सीखने की जो गतियां हैं वह अलग अलग हैं, जिसमें उस गति के अनुसार सीखने पर फोकस किया जाता है, जो एक प्रकार का मनोविज्ञान का प्रभाव है। अतः हम कह सकते हैं कि सीखने में भी मनोविज्ञान का प्रभाव पड़ता है। अब इसके बाद से आपका अगला टॉपिक है शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र एवं विषय वस्तु, ठीक है। अब जो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन क्षेत्र है, कौन कौन सा अध्ययन क्षेत्र है, किन किन क्षेत्रों में शिक्षा मनोविज्ञान अपना अध्ययन कार्य करता है, इसके बारे में हम देखते हैं। तो जो हमारा पहला क्षेत्र बताया गया है वह है व्यक्तित्व। व्यक्तित्व के बारे में आप लोगों को बता दे रहे हैं हम संक्षिप्त में। व्यक्तित्व सामान्य अर्थों में व्यक्ति के बाहरी आकार वेशभूषा से लिया जाता है, जबकि इसकी उत्पत्ति लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से मानी जाती है और इसका अंग्रेजी जो नाम है वो पर्सनालिटी है। और उस पर्सोना शब्द का जो शाब्दिक अर्थ होता है वह नकाब या मुखौटा होता है। यानी कि प्राचीन समय में किसी व्यक्ति का अभिनय करने के लिए व्यक्ति जब मुखौटा या नकाब पहनता था तो उसी को पर्सनालिटी के शब्द में लिया जाता था या व्यक्तित्व के शब्द में लिया जाता था। तो जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए गए हैं, व्यक्तित्व के मुख्यतः 3 प्रकार बताए गए हैं और जो पहला प्रकार बताया गया वो शरीर रचना के आधार पर बताया गया है। किस आधार पर बताया गया? शरीर रचना के आधार पर बताया गया। दूसरा जो बताया गया समाजशास्त्रीय आधार पर बताया गया है, समाजशास्त्रीय आधार पर बताया गया। और तीसरा जो बताया गया मनोवैज्ञानिक आधार पर बताया गया। शरीर रचना के आधार पर, शरीर रचना व्यक्तित्व का जो आधार बताया है वो उनका नाम है क्रेचमर, और ये क्रेचमर महोदय जर्मन के रहने वाले हैं, ठीक है। इन्होंने शरीर रचना को 3 भागों में विभाजित किया है, लंबकाय, गोलकाय और सुडोलकाय। इसी आधार पर समाजशास्त्रीय आधार जो व्यक्तित्व को बताया गया है वो स्प्रेंगर महोदय ने बताया है। और इन्होंने बताया कि व्यक्ति के जो समाजशास्त्रीय व्यक्तित्व होते हैं, व्यक्तित्व के जो आधार होते हैं मुख्यतः 6 प्रकार के होते हैं, जिसमें बालक का सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक ये सभी सम्मिलित होते हैं। और अगला जो है मनोवैज्ञानिक आधार, इसे जिंग महोदय ने बताया है और इसको मुख्यतः 2 भागों में विभाजित किया है, जिसे हम अंतर्मुखी और बहिर्मुखी के नाम से जानते हैं। अतः हम कह सकते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान जो है वह एक व्यक्ति का, जैसे मान लीजिए कि यह व्यक्ति है और इसका जो व्यक्तित्व है, इसके व्यक्तित्व का भी यह क्या करता है? अध्ययन करता है। अब उसके बाद से जो हमारा अगला इसमें टॉपिक है वह है व्यक्तिगत विभिन्नता। अब कहने का तात्पर्य यह है कि इस संसार में कोई भी 2 व्यक्ति एक समान नहीं होते हैं। सभी व्यक्ति एक दूसरे से क्या होते हैं? भिन्न होते हैं। रुचि, क्षमता, योग्यता के आधार पे, शरीर के बनावट के आधार पे, या हम देखें तो विभिन्न परिस्थितियों में सभी व्यक्ति एक दूसरे से भिन्न पाए जाते हैं। अतः हम सबका जो अध्ययन है वो व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पे ही करते हैं। अतः शिक्षा मनोविज्ञान के जो अध्ययन क्षेत्र हैं वो व्यक्तिगत विभिन्नता भी हैं, ठीक है। उसी रूप में, उसी क्रम में आपको देखना है कि मानसिक योग्यताएं और उसका मापन, ये भी मनोविज्ञान का एक अध्ययन
क्षेत्र है। व्यक्ति की मानसिक योग्यताओं का भी अध्ययन किया जाता है और उसका मापन भी किया जाता है कि एक बालक की मानसिक योग्यता क्या है, उसकी बौद्धिक क्षमता क्या है, उसकी बुद्धि लब्धि क्या है, उसका मापन किया जाता है। मापन करने के लिए बुद्धि लब्धि का एक सूत्र दिया गया है जिसके प्रतिपादक टर्मन महोदय हैं, और उस आधार पे बालक के बुद्धि का या हम उसके कह सकते हैं कि मानसिक योग्यता का मापन किया जाता है। उसी आधार पे जो अगला क्रम है वो मानव अभिवृद्धि एवं विकास है। ये भी शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्रम है जिसके अंतर्गत मानव के अंदर जो भी अभिवृद्धि और विकास होते हैं, अभिवृद्धि का तात्पर्य क्या होता है, बालक के हम कह सकते हैं कि जो भी आकार, भार, लंबाई, चौड़ाई इत्यादि में जो होने वाले परिवर्तन होते हैं वो अभिवृद्धि कहलाते हैं। और विकास जो होता है बालक के शारीरिक मानसिक व्यवहार में जो परिवर्तन दिखने को मिलते हैं वो क्या कहलाता है, विकास कहलाता है। तो इस आधार पर जो शिक्षा मनोविज्ञान है वो मानव का अध्ययन करता है, एक प्राणी का अध्ययन करता है, एक व्यक्ति का अध्ययन करता है, जिसके आधार पर व्यक्ति में अभिवृद्धि एवं विकास का अध्ययन किया जाता है। अगला है मापन एवं मूल्यांकन। बालक का कोई भी व्यक्ति है, शिक्षा मनोविज्ञान किसका अध्ययन करता है, एक विद्यार्थी का अध्ययन करता है, एक बालक के व्यवहार का अध्ययन करता है, जिसके अंतर्गत उस बालक का मापन एवं मूल्यांकन किया जाता है। ठीक है। अगला है निर्देश एवं परामर्श। मतलब जो बालक जिस प्रकार से हैं, सभी बालक एक दूसरे से भिन्न है। बहुत से ऐसे बालक हैं जिनकी व्यक्तिगत कुछ समस्याएं होती हैं, उन समस्याओं को दूर करने के लिए मनोविज्ञान के द्वारा निर्देश एवं परामर्श स्थापित किए गए हैं। ये भी एक प्रकार का अध्ययन क्षेत्र। निर्देश एवं परामर्श के आधार पर बालकों को उनकी समस्याओं का निराकरण किया जाता है। अगला है रुचि, अवधान, चिंतन, स्मृति, विस्मृति, अभिप्रेरणा। ये भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है जिसमें बालक की रुचि पर भी ध्यान दिया जाता है कि बालक का किस चीज़ में ज़्यादा इंटरेस्ट है, उसी चीज़ के बारे में बालक को पढ़ाया जाए, उसी आधार पे पढ़ाया जाए। बालक किस तथ्य में ज़्यादा अपना ध्यान, साइकोलॉजिकल भाषा में ध्यान को अवधान के नाम से जाना जाता है, यानी कि बालक किस चीज़ में अपना ध्यान ज़्यादा केंद्रित कर रहा है, इस आधार पे ही भी बालक का अध्ययन किया जाता है। चिंतन, स्मृति का अर्थ होता है याद करने से, विस्मृति का अर्थ होता है भूलने से। अभिप्रेरणा, मोटिवेशन, यह एक प्रकार का प्रेरक है। बालक के अंदर दो प्रकार के प्रेरक होते हैं, एक जन्मजात होता है और एक अर्जित होता है। इस प्रकार के इन सभी तथ्यों का अध्ययन शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत किया जाता है। अगला है मानसिक स्वास्थ्य। मानसिक स्वास्थ्य का महत्वपूर्ण इसमें हम कह सकते हैं कि एक तथ्य है, क्योंकि जब तक बालक का मानसिक स्वास्थ्य स्वस्थ नहीं होगा तब तक बालक पूर्णतः सीख नहीं पाएगा। जैसे आपने अरस्तु का एक कथन सुना होगा कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है, इसलिए शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत मानसिक स्वास्थ्य का भी अध्ययन किया जाता है। अगला पाठ्यक्रम निर्माण। इससे पूर्व में हमने आपको बताया था कि सभी बालक एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इसलिए सबके लिए एक ही प्रकार का पाठ्यक्रम होना आवश्यक नहीं है। सभी लोग एक ही प्रकार के पाठ्यक्रम के माध्यम से शिक्षा प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए बालक की व्यक्तिगत विभिन्नता के आधार पर शिक्षा मनोविज्ञान क्या करता है, पाठ्यक्रमों का निर्माण भी करता है, पाठ्यक्रम का चयन भी करता है। उसी प्रकार से जो अगला क्रम है वो है शिक्षण विधियाँ। सभी बालक एक ही शिक्षण विधियों के माध्यम से नहीं सीख पाते, इसलिए सभी बालकों के लिए अलग अलग प्रकार की शिक्षण विधियों का निर्माण किया गया है, जिनके माध्यम से बालक उन विधियों को अपनाकर शिक्षा ग्रहण करते हैं। अगला है अधिगम प्रक्रिया, यानी कि सीखने की जो प्रक्रिया है सबकी क्या होती है, अलग अलग होती है, और सीखने की प्रक्रिया भी क्या है, शिक्षा मनोविज्ञान का एक अध्ययन क्षेत्र है। उसके बाद से अगला है विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक को हम कह सकते हैं कि मुख्यतः विशिष्ट बालक में प्रभावशाली बालक भी आते हैं और मंद बुद्धि के बालक भी आते हैं। प्रभावशाली का तात्पर्य प्रतिभाशाली से है, अतः इनमें इन दोनों बालकों का अध्ययन किया जाता है, साथ ही साथ सामान्य बालकों का भी अध्ययन किया जाता है। इस रूप में आपका जो ये टॉपिक था, ये टॉपिक समाप्त होता है और इसी क्रम में आपका जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ बनता है उसको आपको बता देते हैं। जो अगला आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, मनोविज्ञान सीखने से संबंधित मानव विकास के कैसे की व्याख्या करता है, कैसे की व्याख्या करता है। शिक्षा सीखने के क्या को प्रदान करने की चेष्टा करती है, शिक्षा मनोविज्ञान सीखने में क्यों और कब से संबंधित है, यह किसका कथन है। इस प्रकार से अनेक प्रकार के महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं जिन परिभाषाओं को इसमें दिया गया है। और ये जो कथन है किसका है, क्रो एंड क्रो का है। किसका कथन है,
क्रो एंड क्रो का है। ठीक है, उसके बाद से जो आपका अगला क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है शिक्षा मनोविज्ञान में किया जाता है, क्या किया जाता है? बालकों के विशेषताओं का अध्ययन किया जाता है, बालक के वंशानुक्रम एवं वातावरण का अध्ययन किया जाता है, बालक के व्यक्तिगत विभिन्नताओं का अध्ययन किया जाता है। जबकि आपको पता है कि शिक्षा मनोविज्ञान के अंतर्गत इन तीनों का अध्ययन किया जाता है, अतः इसका जो अगला ऑप्शन होगा ये चौथा होगा, ये सभी सही हैं। ठीक है, इसके बाद से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है शिक्षा की समस्याओं को वैज्ञानिक विधियों से हल करने का सर्वप्रथम प्रयास किसने किया था? तो शिक्षा के जो भी समस्याएं हैं उन समस्याओं को सब वैज्ञानिक विधियों से हल करने का जो सर्वप्रथम प्रयास किए थे ये सभी लोगों ने मिलके किया था। अगला, शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात किसने किया था? तो आपको पता होगा कि शिक्षा में मनोवैज्ञानिक आंदोलन का सूत्रपात रूसो ने किया था। इस प्रकार से आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी समाप्त होता है। धन्यवाद, मिलते हैं आप अगले वीडियो में।